नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरी अद्भुत ऑफिशियल पर। आसमान में सितारे छाए हुए थे, चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। वसंत का मौसम था तो पेड़ पौधे भी जो थे वो हरे भरे लग रहे थे। अंकिता और रेखा सोसाइटी कंपाउंड में बैठी बातें कर रही थी। उस वक्त अंकिता के हाथ में एक किताब थी। उस किताब को देख रेखा ने कहा, क्या अंकिता, तुम हर वक्त क्या पढ़ती रहती हो? तभी अंकिता ने कहा, जो सुकून किताबों पढ़ने में है वो मोबाइल में कहाँ। जैसे तुम मोबाइल के बिना नहीं रह सकती, मैं किताबों के बिना नहीं रह सकती। तभी रेखा ने कहा, गलत कह रही हो अंकिता, जो मजा विजुअल में है वो पढ़ने में नहीं है। तभी अंकिता ने कहा, पढ़कर जो प्यार, रोमांस, डर, सस्पेंस को फील किया जा सकता है वो देखने में नहीं। तभी रेखा ने कहा, अंकिता, तुझसे बातों में कौन जीत पाया है जो मैं जीत पाऊंगी। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। वो दोनों उठे और घर की तरफ चलने के लिए तैयार हो गए। दोनों अभी घर जा ही रहे थे कि रास्ते में एक किताब गिरी दिखी अंकिता को। वो किताब ऐसी थी कि उसके ऊपर गोल्डन कवर था और उस कवर के ऊपर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी, अजीब सी। अंकिता गई और उसे उठाने के लिए अभी झुकी ही थी कि रेखा ने उसे रोक लिया और कहने लगी, तू भी यार क्या कर रही है? अब रास्ते से ही किताबें उठाने लगी है। रेखा के कहने पर अंकिता उस किताब को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगी, मगर ना जाने उस किताब में ऐसा क्या आकर्षण था कि अंकिता मुड़ मुड़ कर उसे ही देखने लगी। तभी वो जो किताब के ऊपर बनी आकृति थी वो अचानक चमकने लगी। और जब अंकिता अपने घर जाकर सोई और सोने के बाद अगले दिन जब वो उठी तो वो किताब अंकिता के पलंग पर थी। अंकिता उस किताब को अपने पलंग पर देखकर बहुत ही हैरान हो गई और बाद में उसने उस किताब को उठाकर पढ़ने के लिए अपने बुक शेल्फ में रख दिया और फिर वो अपने रोजमर्रा के काम करने लगी। लेकिन तभी रेखा का फोन आया। अंकिता ने सोचा, अभी रात को तो रेखा मेरे साथ ही थी, तो ये सुबह सुबह क्यों फोन कर रही है? जैसे ही अंकिता ने फोन उठाया, रेखा ने कहा कि तुझे नहीं पता अंकिता कि क्या हो रहा है? हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। रात में सोसाइटी के चौकीदार की मृत्यु हो गई। तभी अंकिता ने कहा, यह कैसे हो सकता है? रात को देर रात तक तो हम वहीं थे और जब वापस आए तब तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। तभी रेखा ने कहा, हाँ, रात के 2 बजे के करीब उसका मृत्यु हुई है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि हम पहले ही घर आ गए थे। लोग उसकी मृत्यु के बारे में बहुत सारी बातें बना रहे थे। कहते हैं कि उसका शरीर बिल्कुल वाइट हो गया था। तभी अंकिता ने कहा कि रेखा, क्या तुम्हें वो किताब याद है? अभी ये बात वो कह ही रही थी कि तभी रेखा के घर की घंटी बजी और रेखा ने उसी वक्त वो फोन रख दिया, काट दिया। अब फोन रखकर अंकिता भी जो थी वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि किताब दोबारा से उसके पलंग पर पड़ी है। अंकिता सोच में पड़ गई कि मैंने तो इस किताब को बुक शेल्फ में रखा था। वो किताब को उठाकर पढ़ने लगी। अब जैसे ही उसने उस किताब को पढ़ने की शुरुआत की, वो देखकर हैरान रह गई कि जो अक्षर थे उस किताब में लिखे हुए वो हिल रहे थे और अंकिता जो थी वो उस किताब की तरफ सम्मोहित हो चुकी थी और पढ़ रही थी। अब पढ़ते पढ़ते न जाने क्या हुआ कि अंकिता का शरीर सफेद होने लगा। अब शाम को जब अंकिता का पति घर लौटा तो उसने कई बार बेल की, कई बार दरवाजा खटखटाया तो अंकिता बाहर नहीं आई। तो इस वजह से उसने अपने पास जो चाबी थी उससे ही लॉक खोला। जैसे ही वो अंदर आया तो उसने देखा कि अंकिता की मृत्यु हो चुकी थी। अंकिता का पति चीखने लगा, रोने लगा कि ये क्या हो गया तुम्हें? किसने तुम्हारा ये हशर किया? अब अंकिता के पति की चीख सुनकर सोसाइटी में आसपास के घरों में भी वो आवाज जाने लगी। अब जैसे जैसे पता चला तो सब ये कहने लगे कि हमारी सोसाइटी को बने हुए 10 साल हो गए, लेकिन आज तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं हमारी सोसाइटी को क्या हो गया है। अब जैसे ही ये बातें चली रही होती है कि तभी वहां रेखा आ जाती है
रेखा जैसे ही अंदर आती है तो उसने देखा कि अंकिता के कुछ दूर वो किताब पड़ी थी। रेखा चुपचाप वो किताब उठा लेती है और किताब को लाकर अपने घर की अलमीरा में बंद कर देती है। लेकिन आधी रात को वो अलमीरा जिसमें वो किताब रखी थी, वो अलमीरा का दरवाजा खटकने लगता है, खुद ब खुद खटकने लगता है। लेकिन रेखा को लगता है कि शायद कोई बाहर आया और वो सोचने लगती है कि बेल बजाने की बजाय ये गेट को क्यों खटखटा रहा है। अब वो बाहर जाने ही लगती है, बाहर जा ही रही होती है गेट खोलने के लिए कि तभी उस अलमीरा का दरवाजा जो था अपने आप खुल गया और वो किताब उसी के आसपास उड़ने लग गई। रेखा ने कहा, कौन है? देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। अब देखते ही देखते वो किताब जो थी वो बड़ी होने लगी और उस किताब पर जो फेस बना हुआ था वो बोलने लगा। उस फेस ने कहा, मुझे वापस मेरी जगह पर छोड़ के आओ, वरना हर जगह तबाही होगी। जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। इस किताब को उसी जगह पर छोड़ आओ, उसी जगह पर छोड़ आओ। अब अजीब सी बात सुनकर, आवाजें सुनकर रेखा जाग उठी। वो पूरी तरह से पसीना पसीना हो उठी थी। रेखा ने उस अलमीरा को खोल कर देखा तो वो किताब उसके सामने थी और वो जो उस पर फेस बना हुआ था वो मुस्कुरा रहा था। रेखा ने डर के मारे रात में उसका दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन सुबह रेखा जो थी वो किताब को अपने साथ लेकर मंदिर की ओर जाने लगी। लेकिन वो किताब मंदिर की ओर जाने की बजाय उसके हाथ से छूटी और हवा में उड़ने लगी। अब किताब को हवा में उड़ते देखकर वहां लोग इकट्ठे हो गए और वो लोग कहने लगे, ये क्या है? कौन लेके आया ये किताब? और दूसरी तरफ से पुजारी जी आ रहे थे और पुजारी जी के हाथ में गंगा जल और एक लाल कपड़ा था। उन्होंने जल्दी से जल्दी वो गंगा जल उस किताब पर डाल दिया और उस किताब के ऊपर लाल कपड़ा डालकर रेखा से पूछा, बेटा, इसे कहां से उठा कर ले आई हो? क्या है ये? तभी पुजारी जी के पूछने पर रेखा ने सारी बात बता दी। पुजारी जी ने कहा, अब इस किताब का क्या रहस्य है ये तो इसे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तभी रेखा ने कहा, लेकिन पुजारी जी, पंडित जी, लेकिन वो सपने का क्या जिसमें लिखा था कि जो भी इसे पढ़ेगा वो मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। तो पंडित जी ये बात सुनकर कहने लगे, ऐसे तो ये बहुत सारे लोगों की जान ले लेगी। तभी पुजारी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर दुनिया के भले के लिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि इसे नष्ट करने का रास्ता इसी किताब में लिखा होगा। बस तुम सुबह मंदिर के प्रांगण में आ जाना, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। रेखा पंडित जी को वो किताब देकर वापस अपनी सोसाइटी में आ गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। अगले दिन सुबह जब रेखा मंदिर में पहुंची तो मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। दरअसल पंडित जी की रात में ही मृत्यु हो चुकी थी। वो भागकर पुजारी जी के कमरे में गई तो वहां पर वही किताब और एक पेज पर कुछ लिखा हुआ देखा। उसमें लिखा था कि बेटा रेखा, तुम्हें जब तक ये खत मिलेगा शायद तब तक हम मर चुके होंगे। इस किताब को नष्ट करने का एक ही रास्ता है। आने वाली पूर्णिमा को 100 साल के बाद सूर्य चंद्र सभी एक रेखा में होंगे। उस रात 12 बजे इसे गड्ढा खोद कर तुम जंगल में दफना देना और पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि इस कार्य में बहुत सारी बाधाएं हैं। अपना ध्यान रखना और तब तक इस किताब को लाल कपड़े से बांध कर रखना। अब पुजारी जी के कहे अनुसार रेखा उस किताब को संभाल कर रखती है और फिर पुजारी जी के कहे अनुसार पूर्णिमा की रात रेखा उस किताब को लेकर जंगल में चली जाती है। अब पुजारी जी के कहे अनुसार रेखा गड्ढा खोदने लगती है, लेकिन ये क्या हुआ, उसके पांव भी जमीन में धंसने लगते हैं और रेखा चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई हेल्प करो, कोई है क्या? और ये इतना ही कहते हुए उसने कहा कि हे प्रभु, अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो। और वो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन फिर भी वो जमीन में धंसते जा रही थी, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। जैसे ही वो गड्ढा खोदा
उसने वो किताब गड्ढे में फेंक दी। गड्ढे में फेंक कर जैसे ही उसने किताब पर मिट्टी डालनी शुरू की, जैसे जैसे वो मिट्टी डालती जा रही थी उस किताब पर, उसके पांव जमीन से बाहर आते जा रहे थे। अब उसने किताब को पूरी तरह दफना दिया था और अपने साथ वो जो पीपल का पौधा लेकर आई थी उसे वहां लगा दिया। रेखा ने उस किताब को दफना कर कहा कि अब तुम हमेशा के लिए इस धरती के नीचे आराम से रहना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।